वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसी का जो थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसके कुछ एक ऐसे ऐसे केसेस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो आज हम उन्हीं को करने वाले हैं। उसी के लिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था। तो न्यूटन्स लॉ हमें क्या कहता है? तो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर वापस फोर्स लगाता है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अकेला कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे नहीं करवा सकता, तो उसके लिए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की प्रेजेंस जरूरी है। और उसके अगर पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होंगे तो उसके अकॉर्डिंग पेयर ऑफ फोर्सेस भी प्रेजेंट होंगी। तो उसी टाइम पर क्या हो सकता है, न्यूटन थर्ड लॉ ओबे हो सकता है। तो देखिए यहां पर ये पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, वॉल को इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसको धकेलने की कोशिश कर रहा है, पुल करने की कोशिश कर रहा है। तो वॉल भी क्या कर रही है, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन उतना ही फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ये क्या शो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब उसके अलावा देखते हैं जब क्या होता है, कोई भी पर्सन बोट से आगे की तरफ आता है ऑन द बैंक, तो क्या होता है उस टाइम पर जो फुट के साथ ये पर्सन इसको पीछे की तरफ धकेलता है, तो इन ओपोजिशन ही क्या कर पाती है, ये बोट इसको आगे धकेलेगी। लेकिन अगर ये पर्सन इस बोट को पीछे नहीं धकेलेगा तो ये इसके ऊपर आ नहीं पाएगा, बैंक के ऊपर, किनारे के ऊपर। तो ये यहां पर भी हम किस लॉ का यूज करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ का यूज करते हैं। और जो भी एक्शन और रिएक्शन ये हमेशा पेयर में ही क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि कोई भी फोर्स कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, लेकिन कितनी बड़ी फोर्स क्यों ना हो, एक्शन की कितनी छोटी क्यों ना हो, उतनी ही सेम क्वांटिटी में फोर्स ऑफ रिएक्शन होती है। उसके अलावा अगर देखें तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जितनी भी फोर्सेस हैं ये किस में होती है, पेयर्स में ही प्रेजेंट होती है। विदाउट द पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इट इज नॉट पॉसिबल टू ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही बात यहां तक बताई गई है। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं जो आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ के। तो हमारा जो फर्स्ट आता है वो क्या है, फोर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। जो फोर्स है और जो कार्ट है ये मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, जो चीज हमने पढ़ी है। अब अगर हम इस कार्ट का वेट मान लेते हैं W1, तो वेट क्या एक तरह से फोर्स ही तो है। तो वेट इसका कहां एग्जिस्ट करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है। ऐसे अगर हम मान ले हॉर्स का वेट कितना W2, तो हॉर्स का वेट भी कहां एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर बात करें, जो ग्राउंड करता है रिएक्शन ऑफ फोर्स, वो किस तरफ करेगा, वो करेगा नॉर्मल टू दी सरफेस, और वो कितनी होगी उसको हम लिख देते R1। और हॉर्स के लिए अगर बात करें तो ये हो जाता है R2। यहां पर अभी हमने सिर्फ यही बात बताई है। उसके अलावा अगर देख लेते हैं, जो ये हॉर्स है और जो कार्ट है, ये एक पर्टिकुलर रोप के हेल्प से ही क्या है, आपस में अटैच्ड है। कि जब घोड़ा आगे कार्ट को खींचेगा या पुल करेगा, पुश करेगा, वो किसके माध्यम से करेगा, किसके मीडियम से, इस रोप के माध्यम से। तो इसमें क्या होगी, इसमें एक फोर्स क्रिएट होगी जिसको हम बोलते हैं टेंशन। तो अगर जो फोर्स एक्सर्ट की जाती है किसी भी हॉर्स के द्वारा कार्ट के ऊपर, उसको अगर हम क्या मान ले, P, तो हम यहां ये बता सकते हैं जितना P हॉर्स ने कार्ट के ऊपर क्रिएट किया उतना ही P कार्ट ने किसके ऊपर क्रिएट किया, हॉर्स के ऊपर क्रिएट किया। इसमें हम यूज करें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही तो कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये बात तो हमें यहां तक क्लियर हो गई। तो यही बात देखिए, अब यहां पर क्या है, ये हमारा हॉर्स एंड कार्ट है। ये बात तो हमने अभी आपको बता दी थी। ये क्या है, ये वो टेंजेंशियल फोर्स है जो एक हॉर्स कार्ट के ऊपर और इन ओपोजिशन कार्ट हॉर्स के ऊपर अप्लाई कर रहा है। उसके अलावा अगर कैपिटल F को ले लेते हैं, क्या, फोर्स एक्सर्टेड बाय हॉर्स ऑन द ग्राउंड। और ऐसे अगर बात कर लेते हैं तो हॉर्स भी क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। ऐसे ही अगर मान ले जो स्मॉल f है, ये फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है, ये कार्ट क्रिएट कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, तो इसके ओपोजिशन में ग्राउंड भी क्या करेगा, ओपोजिशन फोर्स क्रिएट करेगा। तो इसी बात को अगर हम साइड में रख के समझें 1 मिनट के लिए, तो देखिए हमने यहां पर एक ये कार्ट कंसीडर कर ले, ठीक है।
ये जो कार्ट है ये यहां पर हॉर्स के साथ कनेक्टेड, इसका नाम दे देते हैं हॉर्स एच। ठीक है, और ये किसी सरफेस पे लाई कर रही है, ये बात तो ठीक है। जो इस कार्ट का सेंटर ऑफ मास है वो किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इसके ओपोजिशन में जो सरफेस जो क्रिएट करेगा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, वो क्या करेगा, अपवर्ड करेगा, नॉर्मल टू दी ग्राउंड करेगा। तो यहां से तो क्या हो गया, ये तो हो गया W ऑफ कार्ट, और ये क्या हो गया, फोर्स ऑफ रिएक्शन हो गया। ऐसे ही अगर बात करें, जब ये कार्ट आगे चलेगा तो इसके ओपोजिशन में यहां पर ग्राउंड भी तो उसको रिपेल करेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट करेगा। तो जो ये बताई है ना हमने, जितना फोर्स ये कार्ट आगे चलेगा उतना ही फोर्स ग्राउंड उसके ऊपर पीछे करेगा, ये बात हमने ये वाली बताई है। ये बात भी यहां तक हमें क्लियर हो गई। उसके बाद आते हैं हॉर्स पे। अब जो भी हमें पता मूवमेंट होती है वो किसके कारण होती है, हॉर्स के कारण होती है। हॉर्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे एक्ट करता है, जिसको हम W ऑफ H बोल देते हैं। तो उसका ओपोजिशन यहां पर करता है एक्ट इस तरह से, जिसको हम फोर्स ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। किसके लिए, ये फोर्स के लिए। ये बात यहां तक हमें क्लियर हो गई। उसके बाद जो रिजल्ट की बात आती है, जो हॉर्स है, हॉर्स एक्चुअल में जो फोर्स एक्सर्ट करता है किस डायरेक्शन में करता है, इस डायरेक्शन में करता है, इस तरह से। तो इसके ओपोजिशन में फिर ग्राउंड भी क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में दूसरी फोर्स क्रिएट करता है। तो इसको यहां से बताएं, तो जब घोड़ा अपने पैर से जमीन को पीछे की तरफ धकेलेगा किसी फोर्स F के साथ, तो उसके ओपोजिशन में उतनी फोर्स के साथ ग्राउंड भी क्या करेगा, उसको आगे की तरफ धकेलेगा, ऊपर की तरफ, इस तरह से। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमें ये पता है ना कि अगर हम इस तरह से बात करें, ये कोई हमारा वेक्टर है F, तो इसको मैं यहां F कोस थीटा लिख सकता हूं, और मैं इसको यहां पर F साइन थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, तो जो ये जो फोर्स थी F, इसका जो कंपोनेंट बनेगा फर्दर डायरेक्शन में, ये तो बन जाएगा हमारे पास F कोस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में बनेगा F साइन थीटा। जो ये बात बताई थी ना, ये बात, ये कौन सा कंपोनेंट है फोर्स, F साइन थीटा है, जो किसको बैलेंस करने का काम कर रहा है, वेट ऑफ द हॉर्स को। तो यहां से हमारे पास एक चीज क्लियर होगी कि जो मूवमेंट होगी किसके अंदर, हॉर्स एंड कार्ट के अंदर, वो किसके कारण होगी, F कोस थीटा के कारण होगी। तो यहां पर जो F कोस थीटा है वो भी कब होगी, जब ये F कोस थीटा ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा, किससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, किसके द्वारा, ड्यू टू द ग्राउंड। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से जब ये टर्म बड़ी होगी ना, तभी क्या होगा, इसके अंदर मोशन हो सकता है, वरना नहीं। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि हॉर्स एंड कार्ट के अकॉर्डिंग मोशन कब होगा, जब ये वाला जो कंपोनेंट है F कोस थीटा, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो यही बात यहां पर बताई है कि जो घोड़े ने क्या किया, इस तरफ फोर्स अप्लाई किया, तो इसके रिपल्शन में क्या हुआ, यहां पर दूसरी फोर्स क्रिएट करी। तो इस क्रिएट करी गई फोर्स को यहां पर हमने क्या कर दिया, रिजोल्व कर दिया। ये अगर क्या था F वेक्टर, ये क्या जाएगा F कोस थीटा, और ये क्या जाएगा F साइन थीटा। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई यहां तक। ठीक है, क्योंकि जो मूवमेंट होगी वो किसके अलोंग, पाथ के अलोंग ही तो होगी, और कंडीशन क्या होगी, जो F कोस थीटा है वो जब क्या होगा, ग्रेटर देन होगा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन से बड़ा होगा। ये बात हमें क्लियर हो गई हॉर्स एंड कार्ट के रिगार्डिंग। अब हमें यह पता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ क्या किया जाता है, वापस से अट्रैक्ट किया जाता है। किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण।
ये बात हमें समझ में आ गई। तो अब आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर ले जाते हैं तो उस टाइम पर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस आता है, और जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेकर आते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। तो उसके लिए देख लीजिए, हमने यहाँ क्या कंसीडर कर लिया, एक कोई भी पर्सन है, वो लिफ्ट के अंदर प्रेजेंट है, एलिवेटर के अंदर प्रेजेंट है, और वो वेइंग मशीन के ऊपर स्टैंडिंग है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पर लिख भी लिया है कि जो मैन है जिसका एक्चुअल वेट क्या है, m इंटू जी है। तो जो मास इंटू सॉरी जो वेट होता है वो हमेशा कहां एक्ट करता है, डाउनवर्ड, तो यहां पर मेंशन भी कर दिया गया है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो जो इसका ओपोजिशन करेगी फोर्स, वो किस तरफ एक्ट करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है, अब उसके अंदर अलग अलग से केस आते हैं। एक तो केस क्या हो सकता है कि जब जो लिफ्ट है वो किस पे हो, रेस्ट पर। हम ये केसेस किसके पढ़ेंगे, लिफ्ट के, एलिवेटर के अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। एक तो हो सकता है ना कि वो लिफ्ट कहां हो, रेस्ट पे हो। दूसरा ये हो सकता है जो लिफ्ट है वो मूव तो कर रही हो अपवर्ड, लेकिन अपवर्ड में भी दो चीजें हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है, एक्सेलरेटिंग। ये दो केसेस तो इसके बन सकते हैं। थर्ड केस क्या हो सकता है, वो डाउनवर्ड मूव करती हो, तो ये केस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर। हमें यह पता है जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी होती है टाइम की रेस्पेक्ट में। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वो जीरो है, तो उस टाइम पर जब ऑब्जेक्ट कहां है, एट रेस्ट, तो उस टाइम पर हम क्या बोल देंगे, उस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो। तो यही बात हमने यहां मेंशन करी, जो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो फोर्स का जो फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर ए क्या है, जीरो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये चीज हमने यहां पर मेंशन कर दी है, जो फोर्स भी क्या होगी, जीरो। अब यहां का जो रिजल्टेंट है, जो डिसाइड करेंगे वो कौन करेंगे। तो देखो, जो फोर्स आएगी हमारे पास, फोर्स क्या होगी, फोर्स होगी रिजल्ट, जो रिपल्सिव फोर्स, जिसको हमने यहां पर टी कंसीडर करा है, और माइनस में वेट, और जो वेट है वो कितना है, m इंटू में g है। अब इस केस में यहां पर हम बता चुके वो वैल्यू क्या है, जीरो। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, जीरो इक्वल टू टी माइनस एम जी। तो जब यहां से हम आगे कंसीडर करेंगे, माइनस का जो g है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का g। तो यहां से क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा m इंटू में g। तो जब हमारी लिफ्ट कहां है, रेस्ट पर है, उस टाइम पर जो वेटिंग मशीन है जिसके ऊपर मैन स्टैंडिंग पोजीशन में है, उस टाइम पर जो वेट दिखाएगी वो मशीन, वो क्या दिखाएगी, एक्चुअल वेट दिखाएगी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। तो अपरेंट वेट उस टाइम पर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्चुअल वेट के इक्वल हो जाएगा। ये एक तो केस होता है हमारा ये, जब एलिवेटर किस पे हो, रेस्ट पर हो। दूसरा केस हमारे पास क्या बन सकता है, जब एलिवेटर मूविंग हो यूनिफॉर्मली इन अपवर्ड डायरेक्शन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, उस टाइम पर भी चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। क्यों होगी, बिकॉज नो चेंज इन वेलोसिटी, कोई भी चेंज नहीं है वेलोसिटी में, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, जो एक्सेलरेशन है जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी क्या है, जीरो। तो उस टाइम पर भी जो वेटिंग मशीन वेट दिखाएगी वो एक्चुअल वेट ही दिखाएगी। ये बात भी क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट केस हमारे पास क्या आ सकता है, कि जो लिफ्ट है वो अपवर्ड तो मूव कर रही है लेकिन एक्सेलरेटिंग मोशन में।
इसका मतलब अब यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही है। तो देखिए एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही है ए, और फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी यहां से, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी जो हमने लास्ट में बताया था, जो फोर्स है वो क्या होती है, टी माइनस एम जी। ये सिर्फ केस कब का है, जब कहां मूव कर रही हो, अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, m इंटू में a इक्वल हो जाएगा t माइनस एम इंटू में g। फिर इसको इधर से जब उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इक्वल टू टी माइनस एम जी। तो t को रख लेते हैं यहीं, और इसको इधर से क्या करते हैं, इधर से इस तरफ ले आते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, t इक्वल टू एम इंटू में a प्लस जी। तो स्टार्टिंग में जो वेट था वो क्या था, m इंटू में g, और अब कितना आ गया, m इंटू में a प्लस जी। तो इसका मतलब जो t की वैल्यू है ना, t की वैल्यू क्या है, mg से बड़ी है। तो जब लिफ्ट या एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव करेगी ना अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन के साथ, उस टाइम पर जो अपरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट से ज्यादा दिखाया जाएगा वेटिंग मशीन के द्वारा। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद जो लास्ट केस आता है, जब लिफ्ट कहां मूव करती है, डाउनवर्ड्स। तो और एक्सेलरेटेड मोशन के साथ मूव करे तो एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, ए ही लेंगे। फोर्स भी क्या हो जाएगा, एम इंटू ए हो जाएगा। ये जो रिलेटिव फोर्स होगा वो हो जाएगा ऑफ एम जी माइनस टी। देखो जब मैंने बताया था आपको, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो उस टाइम पर एफ इक्वल टू टी माइनस एम जी था, लेकिन अब जब वो डाउनवर्ड कर रही है तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस अपरेंट वेट। तो अब हम यहां जब ये वैल्यू को पुट करेंगे ना, तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा t इक्वल टू एम इंटू में जी माइनस ए। और एक्चुअल में जो वेट था वो कितना था, एक्चुअल में जो वेट था वो था एम। तो एम ए से अब जो एम जी है, जो वेटिंग मशीन वेट दिखाई, वो क्या दिखाएगी, कम दिखाएगी। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर हो जाती है, जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे टू दैट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जो वेट हमारा बॉडी जो वेटिंग मशीन शो करेगी वो क्या करेगी, ज्यादा। लेकिन जब हम कहा जाएंगे टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी का वेट लाइटर शो किया जाता है बाय द वेटिंग मशीन। तो देखो आज के टॉपिक में हमें यही पढ़ना था कि हम अपरेंट वेट इन लिफ्ट कैसे मेजर कर सकते हैं, और दूसरा केस हमें करना था क्या, होर्स कार्ड प्रॉब्लम के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।